हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज श्रवण कुमार सिंह। आई एम योर मैथ टीचर। टुडे आई विल टीच यू मैथ। मैथ बुक जो है हमारी क्लास 10th की मैथ बुक है वो पढ़ेंगे। ठीक है। क्या है कि जो हमारी पुरानी मैथ बुक थी थोड़ी जो पिछले साल लग रही थी वो आज इस साल चेंज हो गई है। ठीक है। तो उस हिसाब से नया पैटर्न आ गया है, तो कुछ उसमें उसके अनुसार हम यहाँ पर कुछ विषय सूची लिखे हुए हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी समर वेकेशन चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, तो मस्ती के साथ साथ आप लोग को पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई क्यों जरूरी है? आप लोग मस्ती तो कर रहे हैं, लेकिन जो क्लास 10th है हमारी बहुत ही जिंदगी के बहुत ही अहम हिस्सा है। इसी से शुरुआत होती है बहुत से बच्चों की। क्लास 10th इसके बाद से ही नौकरी लगनी शुरू हो जाती है। क्लास 10th इतना इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का 97 98% आ गया, 97 96 92 या कि 95 से ऊपर जिसका जिसका परसेंटेज आ गया, जिसका उसकी नौकरी पक्की है। एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें सब हमारे गांव में ही 2-3 बच्चे हैं जिनकी नौकरी लग चुकी है। ठीक है। तो अगर आप लोग ही मेहनत करेंगे तो आप लोग का भी अगर इतना परसेंटेज आ जाएगा तो आप लोग की नौकरी लग जाएगी। नौकरी लगना यानी सरकारी नौकरी, यानी सब कुछ, जिंदगी के हर सुख आपको मिलने वाला है। ठीक है। आपको इज्जत मिलेगी, आपको अच्छे से पूछा जाएगा समाज में, है ना। अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर नहीं, कुछ नहीं। तो जो हमारा क्लास 10th का ईयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं मैथ बुक। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी जो आने वाली एग्जाम्स है उसमें अच्छा रिजल्ट लाएंगे। ठीक है। हाँ, तो क्या है विषय सूची, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे इनमें क्या क्या है। सभी जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है। ठीक है। सभी चैप्टर में देखें क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा आज अभी के लिए। फिर एक एक चैप्टर को उठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, फिर शुरुआत करेंगे, है ना, हर चीज को। ठीक। तो पहला है हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, क्या क्या पढ़ना होगा इस चैप्टर में, हमें क्या पढ़ना होगा। वास्तविक संख्या क्या है? ये समूह है, एक ग्रुप है नंबर्स का। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इसका कहने का मतलब ये है कि संसार में जितने सारे नंबर्स हैं उनका क्या है, ये ग्रुप है ना। अभी लिखना नहीं है, उसे सुनना है इतना। ठीक। फिर बाद में बताएंगे। तो इसी में हमें फिर कुछ थ्योरम पढ़ने हैं, कुछ प्रमेय पढ़ने हैं। ठीक है। 1-2 प्रमेय पढ़ने हैं, उन्हीं के अनुसार हमें HCF सीखना है, LCM सीखना है। ठीक है। अभाज्य जिसे बोलते हैं, अभाज्य गुणन विधि द्वारा LCM और HCF निकालना। ठीक है। इस वाले में सीखना है वास्तविक संख्या में। ठीक, इतना। अब बात करते हैं, अगला चैप्टर है बहुपद। बहुपद क्या है? आप लोगों ने समीकरण देखा होगा, क्लास 9th में कुछ ना कुछ समीकरण देखे होंगे, इक्वेशन, समीकरण ऐसे x² + 2x + 3 ऐसे कुछ करके देखे होंगे। ठीक है। ऐसे करके कुछ देखे होंगे। ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है ना, समीकरण है। तो ये कैसे, इसमें क्या क्या है, नंबर क्या क्या है इसमें देखो। ये x है और गिनती है ना। x है और गिनती है, मतलब गिनती मतलब कि कोई भी गिनती हो सकती है, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी गिनती हो सकता है। और जो x है लेटर, a से लेकर z तक कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर a² भी हो सकता था, a² + 2a + 3 ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा इसमें हम पढ़ेंगे समीकरण बहुपद में। ठीक है। अब ये क्या है, चर और अचर। बहुपद क्या होता है? एक बीज गणित का एक हमारा पार्ट है। ठीक है, भाग है ये बहुपद। उसमें हम चर और अचर, चर क्या होता है, चर यहाँ हो जाएगा x, a से लेकर z तक जो लेटर हैं उसे चलते हैं चर। और जो अचर होते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 मतलब गिनती को अचर बोलते हैं, और अल्फा लेटर को चर बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे इसमें ये पढ़ेंगे बहुपद में। ठीक, x की वैल्यू निकालना होगा, है ना। तो अभी इतना ही इसके लिए। अब इस वाले में देखो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें x और y का मान दिया रहेगा, और हम लोगों ने ऐसा कुछ कभी देखे होंगे, ऐसे ग्राफ बने देखे होंगे, है ना। तो इसमें ग्राफ बनाया जाएगा। ठीक है, बनाना सीखेंगे। ठीक। इस द्विघात समीकरण भी
इक्वेशन की तरह है, समीकरण। इसमें x और y का मान निकालना होगा, ठीक है। जो भी हमने समीकरण लिखा था उसी में से कुछ ऐसे x और y का मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब ये समांतर श्रेणियां हैं। अब समांतर श्रेणियां आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, समांतर श्रेणियां क्या होती है। समांतर श्रेणियां, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी जो है हमारे पास कुछ नंबर दे दिए। ऐसे आप लोग कभी कभी जब यूट्यूब चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, तो दिया रहता है, कुछ नंबर दिया रहता है कि 10, 20, 40, 30, ठीक। फिर अगला नंबर बताओ यहाँ पर क्या होगा, है ना। ये इस तरह के जो सवाल हैं वो समांतर श्रेणी में आते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है। ऐसे ही तो इस वाले चैप्टर में ये सीखेंगे, ठीक, कि अगला नंबर क्या आएगा, ऐसे निकालना सीखेंगे, ठीक। अगला नंबर भी पूछ सकता है, बीच का भी कोई नंबर पूछ सकता है, बीच का कोई नंबर पूछ सकता है, बीच का भी, ये बीच का नंबर कोई पूछ सकता है समांतर श्रेणियां में। यहाँ पर दे देगा कुछ नंबर, यहाँ भी कुछ दे दिया, मान लो 30 कुछ दे दिया, ठीक है, 60, ठीक। तो अब समांतर श्रेणी में सीखेंगे। अब त्रिभुज की बात आई, त्रिभुज में तो आप लोग पता है त्रिभुज में क्या सीखना है, क्या सीखेंगे त्रिभुज में, सीखेंगे हमें इसका थ्योरम, प्रमेय सीखेंगे, है ना। बहुत सारे प्रमेय सीखेंगे, जैसे हो गया हमारा थेल्स थ्योरम हो गया ना, थेल्स प्रमेय हो गया, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं जिसे, वो सारे प्रमेय इसमें सीखेंगे इस त्रिभुज में, ठीक है। अब ये निर्देशांक ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्योमेट्री अभी हम लोगों ने भी जो ग्राफ बनाए थे, ग्राफ बनाए थे, वही चीज है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कुछ रहेगा, यहाँ पर इसका निर्देशांक बताओ कितना होगा, है ना। तो ये सब सीखेंगे अभी, हर चैप्टर में सीखेंगे, है ना। सबसे पहले शुरू चैप्टर उठाएंगे, फिर शुरुआत करेंगे। अभी देखते हैं अब अगला क्या है हमारे पास, है त्रिकोणमिति का परिचय। फिर त्रिकोणमिति में क्या सीखेंगे, त्रिकोणमिति के परिचय में क्या सीखेंगे, ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, बोले tan यहाँ कुछ डिग्री दे देगा, इसकी लेंथ कुछ दे देगा, इसकी हाइट मान लो बोल देगा ये एक पेड़ है, इसकी छाया यहाँ पड़ती है ना, इसका इस पेड़ की लंबाई कुछ 20 मीटर दे दिया, ठीक है। अब बोलेगा ये यहाँ से कितना दूरी पर है, ये पेड़ जो छाया बन रही है कितना दूरी है इसकी लंबाई, बस ऐसे ही सीखेंगे त्रिकोणमिति में। और इसमें त्रिकोणमिति में सीखेंगे, इस वाले में सीखेंगे 9th वाले में, इस वाले 9 वाले चैप्टर में। जो 8th चैप्टर है उसमें सीखेंगे cos थीटा sin थीटा की वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोग को। वृत्त में क्या सीखेंगे, वृत्त बनाओ, चलो वृत्त बनाने के लिए दे देगा, है ना, इतने सेंटीमीटर का वृत्त बनाओ और उसको लिखो कैसे कैसे बनाए हो, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, एक अपना कंपास खोला, कितने सेंटीमीटर लिया, इतने सेंटीमीटर लिया, फिर उसको घुमाया, है ना, यही चीज होता है उस वृत्त में, ठीक है। अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आप लोगों ने सुना होगा क्षेत्रफल बारे में, ठीक है। तो इसमें क्षेत्रफल सीखेंगे। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखेंगे। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मतलब होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, देखो पृष्ठीय मतलब अभी थोड़ा सा जान जाते हैं। मान लो हमारे पास ये गोला है, ये इस तरह ही गोला है, एक गोला। मान लो हमारे पास ये क्या है, ये बॉटल है, क्या है, ये बॉटल है ना। अभी कुछ दिख नहीं रहा, रुको अभी बताते हैं। एग्जाम्पल तो हमारे पास ही रहते हैं, अभी खुल जाए तो पता चल जाए। देखो ऊपर इसमें ऊपर ढक्कन था, ये पिचकारी का है ना। देखिए पृष्ठीय बोलेगा, पृष्ठीय मतलब सिर्फ ऊपर का इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये ऊपर ढक्कन लगा था, ये लगा था, मान लो इसमें ढक्कन लगा होता है, ऐसा लगा रहता है, तो इसका नहीं निकालना है, नीचे वाले का भाग भी नहीं निकालना है, सिर्फ इसका निकालना है। ये बोलता है पृष्ठ बोलता है, ठीक है, पृष्ठ, ठीक। ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता, मतलब ऊपर जो ढक्कन थे उसका नहीं निकालना था, हैं, उसका नहीं निकालना है, सिर्फ जो बीच में है उसका निकालना है ये। तो इसका ये होता है पृष्ठीय मतलब ये। अब सांख्यिकी में क्या सीखना है, सांख्यिकी में सांख्यिकी और प्रायिकता तो आप लोग रोज डेली खेलते होंगे इस समय, है ना। ताश की गड्डी लेकर बैठ जाते होंगे, इक्का, है ना, इक्का बादशाह। इसमें
प्रायिकता है, प्रायिकता में क्या, अच्छा अभी प्रायिकता देते हैं। प्रायिकता में क्या सीखेंगे, एक सिक्का उछालें, ठीक है, अब उसमें बोले हेड आएगा टेल आएगा, कितनी बार हेड आएगा कितनी बार टेल आएगा, ये सीखेंगे, ठीक है। अब एक सिक्का नहीं, इसमें बहुत सारे सिक्के बता दे देगा, हम बोल देगा 4 सिक्के उछाल दिए तो कितना टेल आएगा, कितना हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा, कितनी बार हेड आएगा, तो वो सीखेंगे, ठीक है। और सांख्यिकी में क्या था, थोड़ा 2 मिनट रुकिए, दिमाग से उतर गया। सांख्यिकी बहुत अच्छा चीज था सांख्यिकी। हाँ सांख्यिकी में क्या सीखते हैं हम लोग, बारंबारता, माध्य। देखिए आप लोगों ने सांख्यिकी एक तरह से औसत है, क्या है, औसत। आप लोगों ने एवरेज पढ़ा होगा, औसत को इंग्लिश बोलते हैं एवरेज, तो आप लोगों ने औसत पढ़े होंगे, तो वही चीज है सांख्यिकी, ठीक। तो हमारा जो सांख्यिकी है इसमें एक तरह से एवरेज ही है, मान लो कुछ नंबर दे देगा, आंकड़े दे देगा हमारे पास 30, 40, 60, 90, 30, 0 मान लो दे दिया, ये नंबर दे दिया। अब बोलेगा इसका बीच वाला वैल्यू क्या है, माध्य वैल्यू क्या है, इसकी माध्यिका क्या है, ठीक है, इसका बहुलक क्या है, क्या सीखेंगे, माध्यिका, बहुलक, माध्य, इसमें यही सीखेंगे, ठीक है। तो इसका सब पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आप लोगों ने सुन लिया है ना। तो शुरुआत करते हैं हम वास्तविक संख्याएं से, ठीक है। आज वास्तविक संख्याएं का परिचय कर लेते हैं, ठीक। परिचय यानी इंट्रोडक्शन है ना, इंग्लिश बोलते हैं इंट्रोडक्शन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो परिचय बोलते हैं, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो रफ कर रहे हैं, है ना। आप लोग को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, अपने रफ में लिखते चले जाना है ना। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 95 से ऊपर परसेंटेज, मतलब इसमें तो 100 में 100 लाना है मैथ में, वो मेरी गारंटी है, मैं पूरा समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है, एक एक करके। अब किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, पहली बार अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, और उन्हें भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक। तो चैनल ये हमारा हो गया मैथ का ओवरव्यू। अब सीखेंगे एक एक चैप्टर उठाकर, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं, ठीक। अब एक चैप्टर करके डेली वीडियो आप लोग के लिए अपलोड होगा। अब एक चैप्टर का मतलब कि एक दिन में एक पूरा चैप्टर नहीं होगा, कुछ सवाल एक दिन में होंगे, कुछ सवाल अगले दिन में होंगे, है ना, ऐसे करते चले आएंगे। तो पहला जो चैप्टर है हमारा, इसे विषय सूचित हो गया, वास्तविक संख्या का परिचय, ठीक। वास्तविक संख्या, यहाँ लिख देते हैं परिचय। अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग वो भी लिख लो, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। वास्तविक, ये पेन ये मार्कर यूज करते हैं जो दिखेगा आप लोग को, माइक ऑन है, हाँ। वास्तविक, जहाँ समझ नहीं आए तो आपके पास ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आपको कमेंट करना है, ठीक है। उसमें अपना वीडियो में कमेंट करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो में कमेंट करना। आप लोग एक लाइक करिएगा और वीडियो में कमेंट करिएगा कि हाँ समझ में सर नहीं आया, ठीक है। क्या सीखेंगे, पहला तो वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है, कैसे बनी। फिर दूसरा क्या सीखेंगे इसमें भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, सहअभाज्य, ठीक, सहभाज्य नहीं सहअभाज्य संख्याएं, ठीक। पहला क्या सीखेंगे, वास्तविक संख्या क्या है,
फिर दूसरा सीखेंगे भाज्य संख्या क्या है, फिर अभाज्य संख्या क्या है, फिर सहभाज्य संख्या क्या है। ठीक, और सीखेंगे 1 पॉइंट हमारा कुछ थ्योरम है, देखते हैं आप लोग को। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित के आधारभूत, देखो भूत आ गए यहाँ पर, है ना, डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, चाहे आधारभूत हो या कोई भूत हो, है ना, हम लोग खेल जाएंगे। ठीक, तो तीसरा क्या पढ़ेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब नोट कर सकते हैं। फिर इसी की सहायता से क्या सीखेंगे, जो आधारभूत है इसी सहायता से सीखेंगे हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ। इतना तो सीखना है। ठीक, एक और प्रमेय है हमारे पास। फिर जो इस पूरा चैप्टर में प्रमेय हमारा है, एक प्रमेय है 1.2, 2 प्रमेय हैं, और ये प्रमेय नंबर 1 हो गया 1.1, और प्रमेय 1.2 पढ़ेंगे और 1.3, उसमें क्या होगा बताएंगे बाद में। ठीक है, इतना सारा। और कुछ, हाँ एक चीज और सीखेंगे, किसी भी नंबर को कोई भी नंबर रूट में रहेगा उसे अपरिमेय संख्या सत्यापित करना सीखेंगे। ठीक है, करना सीखेंगे। ठीक है, इतना तो हम लोग इतना सीखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं, इतना ही सीखने वाले हम लोग। ठीक, ये परिचय है, ये है ना, ये सब परिचय है। इतना सीख गए ना तो पूरा हमारा जो हम फिर अगला अध्याय करने वाले हैं वो सब सरल हो जाएंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या से स्टार्ट करते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। डस्टर से अच्छा तो यही है, डस्टर से अच्छा यही रुमाल से मिटता है, इसलिए हमने ले लिया रुमाल। अभी हमारा माइक खराब हो गया था, ये माइक इसी पर जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा था, तो हम लोग ने क्या किया, ये एक था, ये होता ना अपने पास ईयरफोन, तो इसका हमने क्या किया, बैटरी निकाल कर इसमें लगा दी। ये देखो जो बैटरी ये लगी है ना, ये बैटरी है। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं हम पढ़ते हैं। संसार में जितने सारे नंबर हैं वही ही वास्तविक संख्या है, मान लो। ठीक, अब संसार में क्या क्या हम लोग पढ़ा बचपन से हमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या, है ना, फिर क्या पढ़ा है पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा है परिमेय, फिर अपरिमेय संख्या पढ़ा है। इतना तो पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक, तो हमने क्या पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक, ये हमारा हेडिंग हो गया। हम पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, ऐसा नंबर जो हमें गिनने काम में आता है। ठीक है, बचपन से ही हम लोग बच्चों को सिखाने लगते हैं, कितने रोटी चाहिए, 1 रोटी, 1 नहीं बना तो कितने बोलती थी बच्ची, इतना सारा, हम सब खा जाएंगे, है ना। अब जिस उससे गिनती नहीं आता, ये प्राकृतिक संख्या नहीं आती थी, क्या बचपन से बच्चे क्या सिखाते हैं, माँ बाप क्या सिखाते हैं कि बोलना सीखने, 1 रोटी बताया, 2 रोटी बताया, है ना, इतना सारा खा जाएंगे, कुछ नहीं इतना सारा खा जाएंगे हम, तो है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, ऐसा नंबर जो हमारे गिनने के काम में आते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, ऐसा नंबर, ऐसा संख्या, हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाते जो कुछ वर्ड है, नंबर, ऐसा संख्या
ऐसा संख्या जो गिनने के काम में आता है। ठीक, अब गिनने का काम कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 एक से, है ना, 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2 3, ऐसे बोलते कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 2 3 4 4, चलो ऐसे बोलते हैं 4 5 6 7, ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, इसे बोलते हैं अनंत। जो ये संख्या, ये जो चिन्ह है, इसको इंग्लिश बोलते हैं इनफिनाइट और हिंदी बोलते हैं अनंत। प्राकृतिक संख्या का कोई अंत ही नहीं है, आप गिनते चले जाओ। और जैसे प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं है, वैसे इंसानों की ख्वाहिशों का अंत नहीं है। अगर 1000, अगर हमें 10,000 मिलने लगे, पैसा कमाने लगूं, तो लगता है कि अगला 20,000 कमाता है, हमें भी 20,000 कमाना चाहिए। अगर 20 कमाने लगूं तो क्या होता है? सोचता हूँ 40 कमाने लगूं, 40 कमाने लगूं, तो फिर उसकी ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है कि घर आ जाए, बंगला आ जाए, है ना, एरोप्लेन से उतरें, सभी लोग सलाम दागें, ऐसा होता है ना। तो जैसा इंसान की ख्वाहिशें नहीं खत्म नहीं होती, वैसा ये प्राकृतिक संख्या भी खत्म नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। ठीक, अब हो गया प्राकृतिक संख्या, ये इतना समझ आ गया ना। अब बात आई, अब देखो इन नंबर से हम क्या बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर अगला नंबर नहीं बन रहा था, क्योंकि 0 नहीं था। अगला नंबर नहीं बन रहा था, 11 बन रहा था, 12 बन रहा था, लेकिन अगला नंबर मिस रहा था। ऐसे फिर 99 बन रहा था, लेकिन अगला नंबर मिस था। 999 बन रहा था, अगला नंबर मिस था ही नहीं, कैसे बनाए? तो हमारे एक महान साइंटिस्ट है आर्यभट्ट, ठीक है, हम गणितज्ञ बोलते हैं जिसे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। उन्होंने 0 का आविष्कार किया। क्या किया? 0 का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। ठीक, जब 0 का आविष्कार किया तो ये नंबर क्या हो गए? पूरे हो गए, है ना। तो पूरे हो गए, जैसे अब इसमें जोड़ दिया 0, ठीक, अभी 0 जोड़ दिया तो अगला नंबर हमारा बन गया 10, 100 बनने लगा, ये 1000 बनने लगा। ठीक, तो समझ में आया? तो अगला नंबर कैसे बना? तो ये भी नंबर बढ़ता चला जा रहा था ना ये। अब यहां से था प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दिया तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में से होल नंबर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी सीखते जाओ आप लोग। होल नंबर, इससे प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, ठीक। जो प्राकृतिक संख्या है उसे हम कैपिटल एन से बताते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, कैपिटल एन से दर्शाते हैं प्राकृतिक संख्या को। और जो पूर्ण संख्या है इसे कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। कैसे? कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक। तो आप लोग लिख सकते हैं। अब इसका मान लो कोई परिभाषा पूछे कि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है, वैसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर अपने आप को मालूम होना चाहिए। क्या पता आप लोग क्या बने आगे जाकर, कि टीचर बनेंगे, कि इंजीनियर बने, कि डॉक्टर बनेंगे। अगर टीचर बन गए तो बच्चों को पढ़ाना होगा, तो आपको हर इस चीज का परिभाषा मालूम होना चाहिए, है ना। तो 0 अगर बने, अगर टीचर बने तो आप लोग को इसका परिभाषा मालूम होगा। क्या बोलेंगे परिभाषा? कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सीधा सा है, ठीक है। हम जो मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम अपने लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दें तो बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला नंबर, इंटीजर। पूर्ण हो गया, अब पूर्णांक। अब अभी पूरा नहीं हुआ। देखो, जो पूर्ण संख्या है इसे हम पूर्ण बोलते क्यों हैं? 0 ऐड हुआ तो ठीक है, पूरा हो गया, ये पूरा हो गया इसका, कि अब मान लो इससे संख्याएं बन सकती हैं, सभी संख्याएं बन सकती हैं, लेकिन इसे पूर्ण बोलते क्यों हैं? किसी ने पूछ लिया कि पूर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नंबर पूरे हैं, ना बटे में है
देखो ना 4/2 यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, पूरा पूरा नंबर, यहाँ पूरा पूरा नंबर है, पूरा पूरा ना पॉइंट में है, कुछ पॉइंट में भी नहीं है। जो नंबर पॉइंट में होंगे वो भी पूर्ण संख्या नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो जो नंबर पूरा पूरा है उसी को पूर्ण संख्या बोलेंगे। जो बटे में है, भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन में है ना, उसे मतलब पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे, समझ में आया। अब बात आती है, देखो अब ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं। क्या है ये? सभी धनात्मक संख्याएं हैं। अब धनात्मक संख्या की जरूरत इंसान को पड़ रही थी, क्योंकि अगर मान लो हम कोई धंधा कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि आज हमें 100 रुपए का प्लस 100 रुपए का फायदा हुआ, भाई प्लस ही करना करोगे, प्लस 100 रुपए का फायदा हुआ, प्लस यानी कि हमें फायदा हुआ। नुकसान के लिए क्या करेंगे? नुकसान के लिए माइनस वाला चिन्ह चाहिए। इसकी मान लो कि 100 रुपए का नुकसान हो गया तो माइनस चिन्ह लगाओगे ना, माइनस करोगे। तो अब हमें संख्या जरूरत पड़ी माइनस की, ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर थे, यहां था हमारे पास ये धनात्मक संख्याएं थी, ये 0 हो गया। अब इधर हमें ऋणात्मक संख्या जरूरत पड़ेगी, तो यहां बनेगा पूर्णांक संख्या, ठीक, पूर्णांक संख्या। बात आती है इंटीजर। समझ तो आ रहा है आप लोगों को ना, इंग्लिश इसे बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसे कैसे दर्शाते हैं? जेड से, ठीक है, कैपिटल जेड से, ठीक। तो हमारे पास था होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या था, 0 से स्टार्ट हो रहा था ना होल नंबर, 1 2 3 4 बढ़ता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, अनंत। अब हमारे पास थे ये प्लस वाले नंबर थे, अब हमारे पास माइनस वाले नंबर भी आ गए, -2 -3 -4 -5 -6। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये बताओ कि -6 बड़ा है कि -1, कि अभी मत सुनो, -6 बड़ा है कि -3, कौन बताएगा? कमेंट में आप रिप्लाई करिए, ठीक है, कि क्या बड़ा है। तो हमारे पास धनात्मक संख्या थी, अब हमारे पास ऋणात्मक संख्या भी आ गई। अब तो ये पूरा हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब पूर्ण हो गया अंक, अब किसी अंक की जरूरत नहीं है ना, इसलिए पूर्णांक संख्या बोल दिए, ठीक। अब इसमें भी पॉइंट में नहीं, दशमलव में नहीं आएंगे, ठीक है, दशमलव वाले संख्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। इसमें भी जो पूर्णांक में भी, पूर्ण में भी, ठीक है, प्राकृतिक में भी तो आएंगे, तो नहीं आएंगे कभी भी। अब बात आती है, 3 चीज हो गया हमारे पास। अब अगला नंबर हमें क्या जरूरत पड़ेगी? भिन्न की। भिन्न हम लोग पढ़े थे, भिन्न जो बटे वाले होते हैं ना, अंश बटे हर वाला, अंश बटे हर, ये सीखे थे ना। अब परिमेय संख्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगला नंबर परिमेय संख्या जरूरत पड़ी। अब परिमेय संख्या की जरूरत क्यों पड़ी, उसका भी एक कहानी बता सकते हैं आप लोग को। अब एक घर में थे 4-5 भाई थे, ठीक है, उनके पास कुछ जमीन थी। अब होने वाला था बंटवारा, अब बंटवारा होना था किसी के पास। देखो हम मान लो थी 20 बीघा जमीन थी, 20 बीघा, भाई थे 5, ठीक। तो भिन्न की कैसे जरूरत पड़ी? अब 5 इस वाले जो 20 है, इसको 5 भागों में बांटना है, तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। तो 5 भागों में बांटोगे तब ना दोगे सभी को, है ना। तो भिन्न की ये हमारे जो परिमेय संख्या की जरूरत पड़ी इस तरह, ठीक है ना। तो ये इस तरह परिमेय संख्या की जरूरत पड़ी। ये ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, ठीक है। ये वाला हर हो गया। आप लोग बोलते हो कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, समझना है ना। राइटिंग मान्य करती है आपको, इसमें नहीं है, इसमें तो बोर्ड थोड़ी कुछ जांचने आएगा। आप लोग जो बोर्ड एग्जाम होने वाले उसमें जांचेंगे,
तो ठीक, तो परिमेय संख्या वीडियो शायद लंबी हो रही है, फिर भी आप लोग पार्ट में डाल देंगे अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अगर लंबी हुई ना तो एक कुछ आधा पार्ट डाल देंगे परिमेय संख्या तक, फिर परिमेय संख्या के बाद वाली पार्ट अगला पार्ट डाल देंगे, ठीक है ना। भाग नंबर 2, भाग 1 भाग 2 करके, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब बोल दे कोई परिमेय संख्या परिभाषा बताओ, तो ऐसा संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें, ऐसा संख्या जिसे हम p अपान q के रूप में लिख सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या होती हैं और क्यों जीरो नहीं होता, क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो के बराबर, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो अंश है ऊपर वाला नंबर है, मान लो कोई हमारे पास 20 है, नीचे कोई जीरो है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या नीचे वाले बोल रहा है जो p नीचे वाला नंबर है उसे वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों, देखो ऊपर वाला नंबर होगा p, नीचे वाला नंबर होगा q, बोल रहा है क्यों जीरो नहीं हो सकता। ठीक, जीरो जब नहीं हो सकता तो ये क्यों लिख रहा है, क्यों लिख रहे हो भाई जीरो नहीं हो सकता, ये ऐसा हो क्यों नहीं सकता, क्या दिक्कत है जीरो लिखने से, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हमारे महान साइंटिस्ट थे वराह मिहिर, एक वराह मिहिर नाम करके आप वैज्ञानिक पढ़ोगे, गणितज्ञ, वो गणितज्ञ हैं वराह मिहिर, उन्होंने बताया कि अगर किसी नंबर के नीचे जीरो से भाग करोगे तो नंबर कभी खत्म ही नहीं होगी। कह रहे हैं कि अगर मान लो ये हमारे पास 20 था, 20 अपन 0 नीचे है ना, अगर हम भाग करेंगे तो नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा। देखिए करें क्या हम लोग, चेक करें, 0 1 जा 0, ठीक को नहीं आया, 0 1 जा 0 को नहीं हो रहा, कितनी बार करते चले जाओ, 0 1 जा 0 1 जा 0 1 जा 0 1 जा, कभी नीचे कुछ होने वाला ही नहीं है भाई। यहाँ पे कुछ जब नंबर नहीं आएगा तो कैसे आप करोगे, माइनस करोगे, जब यहाँ कुछ नंबर ही नहीं आएगा तो कैसे माइनस करोगे, है ना। तो इसीलिए बोले कि अगर किसी नंबर के नीचे 0 आ गया तो नंबर कहाँ चला जाता है, इनफिनाइट चला जाएगा, इनफिनाइट अनंत। ठीक, समझ में आया। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटे q के रूप में लिख सकें। p बटे मतलब अंश ऊपर कुछ लिख रहे हैं तो नीचे भी कुछ लिख पाए। मान लो हमारे पास है 0 को क्या नीचे ऊपर क्यों लिख सकते हैं, 0 मान लो ऊपर हमने बना दिया, इसे मान लिया p ऊपर वाले को 0 को, ठीक है। अब नीचे हमने लिख दिया 1, देखो बन गया ना, ऊपर जो था p नीचे हो गया q, तो हमारा हो गया ना। क्या बोला था, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए लेकिन ऊपर वाला 0 जब चल जाएगा, ठीक है। अगर चेक करो, भाग करो, हमारे पास है 0 1 नहीं, मान लो यहाँ पर कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं ताकि आपको 2 होता मान लो, तब देखते तो 1 2 जा 2 भाग चला जाता है, ठीक। तो यहाँ 0 भी अगर होता 1 0 0 हो जाता है, ठीक है। 1 0 जा, अगर बात करें 1 0 जा, यहाँ पर मान लो 0 होता जो हम लोग अभी नंबर लिए थे, तो 1 0 जा, यहाँ पर 0 होता 1 0 जा 0, बस ये भी चला जाता है ना। ठीक, समझ आ रहा है ना।
तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लिख दिए तो भी परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक, अब परिमेय संख्या कौन सी नहीं होंगी, कैसे पता करें कौन सी परिमेय संख्या नहीं होंगी और कौन सी होंगी? अब इतना समझ में आया ना, जिसके नीचे जीरो हो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? तो हमने रीजन दे दिया। ठीक है, अगर किसी नीचे 1 लिख दिया तो परिमेय संख्या बन जाएगी, ये भी आप लोग को हमने रीजन दे दिया यहीं पर सामने आपको। ठीक, इतना का समझ में आ गया हो तो एक लाइक और एक शेयर। बहुत ज़्यादा गर्मी है स्टूडियो में। ठीक है, हमारा जो स्टूडियो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ लाइट बहुत सारी लगती है। देखो 1 2 3 4 लाइट है, फिर भी काले दिख रहे होंगे। काला हूँ ही, कहने वाली बात क्या है ना। तो देखिए परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे? ठीक, परिमेय संख्या और कौन से नंबर परिमेय संख्या होंगी ये तो हमने देख लिया। 0 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम आप लोगों से पूछते हैं 3.141414 क्या एक परिमेय संख्या है? अगर हाँ तो आप लोग बताइए क्यों। आप लोग क्लास 9th में, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा शांत शांत अशांत, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, कि हिंदी में बोलें तो शांत और अशांत मेथड पढ़ेंगे, है ना, कुछ डिवीजन भाग जिसे क्या बोलते हैं, शांत और अशांत, ऐसे कुछ था। ठीक है, डिवीजन मेथड ऐसे सीखे थे। अब देखो अभी मत इसमें फोकस मत करो, समझ नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है, अब इसमें फोकस करो, हम क्यों बता रहे हैं। ये जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है। देखो 141414, तो जो नंबर भले पॉइंट में है, वो भले दशमलव में है, लेकिन अगर रिपीट हो रहा है, देखो 3.14 ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है, क्या लगा देंगे ऊपर? जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे लगा देंगे बार, तो हो गया हमारा बन गया, ये हो गया ये परिमेय संख्या। ठीक है, जो रिपीट हो रहे हो वो परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर कुछ नंबर हो जाता, मान लो 3.14962101360002, देखो यहाँ पर क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है? कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब पैटर्न बनना चाहिए। देखो यहाँ पैटर्न बन रहा था 141414, देखो 14962110, सब अलग अलग पैटर्न है ना, कोई भी एक पैटर्न नहीं है, यहाँ पैटर्न बन रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय नहीं है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या, ये वाली। ठीक है, ये वाली है अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आया? ठीक, इतना हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि ये वाला कैसे परिमेय संख्या है, तो इसे भी एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। इस तरह नंबर मान लो, छोटा सा नंबर ले, पॉइंट वाले परिमेय संख्या कैसे बन गए। 0 पॉइंट मान लो 9 है, 999, कुछ और ले लेते हैं 0.333। ठीक, तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3, तो यहाँ पर 0.3 को ऊपर बार लगा देंगे। ठीक, अब हम इसे p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जो संख्या ऊपर ये है नंबर हमारे पास, जो नंबर है, क्या है नंबर 3, कितने नंबर ऊपर बार लगा है? एक नंबर के ऊपर, नीचे लिख देंगे 9। तो हमारा ये तरीका है बनाने का, फ्रैक्शन बनाने का। इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं नंबर, उनके लिए है। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय संख्या, और अपरिमेय भी संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ परिमेय की बात करते करते अपरिमेय की बात भी होगी। देखो उसकी परिभाषा ये हो जाएगा, ऐसा संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिख सकें। यहाँ क्या लिखा है? लिख सकें, लेकिन वहाँ हो जाएगा ना लिख सकें। और जहाँ p एंड q पूर्णांक संख्या होगा और सब बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ लिखा रहेगा ना लिख सकें। ठीक है, ठीक, कितना हुआ अपरिमेय संख्या। ठीक, तो वास्तविक संख्या के जो टॉपिक था पूरा हो गया। ठीक, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य। ठीक है, तो हमारा माइक तो अभी ऑन है। अब वीडियो कितनी लंबी बन रही है अब देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप लोग को
वीडियो मिलेगी। ओके, वीडियो तो बहुत सारे लंबी होने वाली है, हमें पता है, जिसे हम पार्ट में बांट कर आप अपलोड करेंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। हैं, तो बात करते हैं भाज्य अभाज्य सह अभाज्य। ये बात जो हमने वास्तविक संख्या में बताए थे, आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? वास्तविक संख्या में क्या था, देखो मान लो हमारा ये गोला है पूरा, ये गोला पूरा वास्तविक संख्या का ग्रुप है। ठीक है, वास्तविक संख्या का ग्रुप है, ये ग्रुप है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर आ जाएगा नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नहीं जो हमने प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, एन से दर्शाते हैं ना, एन से प्राकृतिक संख्या जाएगा। फिर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या भी आ जाता है। फिर इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या भी इसी के अंदर आ जाएगा। फिर परिमेय संख्या को क्यों से दर्शाते हैं? ठीक है, परिमेय संख्या को क्यों से दर्शाते हैं ये बताना भूल गया था। जो हमारा जो अपरिमेय संख्या है इससे बाहर रहेगा। ठीक है, तो आएगा वास्तविक संख्या, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, ये यहाँ अपरिमेय, क्योंकि ये जो अपरिमेय है इनसे सबसे अलग है ये। अब बनेगा ये ग्रुप। तो हमने क्या बताया था परिभाषा जो वास्तविक संख्या का, कि वास्तविक संख्या के अंदर ये सभी संसार के सभी नंबर आ जाते हैं, परिमेय अपरिमेय, नेचुरल, होल नंबर, पूर्णांक सभी आ जाते हैं। तो ये हमारा बन गया वास्तविक संख्या। आया समझ में आप लोग? ठीक है ना, तो वास्तविक संख्या के अंदर सभी चीज आ जाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, होल पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये अलग इसीलिए लिखा है ना, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अलग अलग हैं, लेकिन है सभी वास्तविक संख्याएं, सभी अपरिमेय भी और परिमेय भी, सभी मिला के वास्तविक संख्या कुल मिला के। ये मान लो कि एक बोरी के अंदर क्या कर रहे हैं, एक टोकरी में सभी ये सब डाल रहे हैं, एक टोकरी ये अलग करके डाल रहे हैं, सभी भर रहे हैं। अब जो बोरिया है, जो हमारा बोरी है, ये बोरी में, इस बोरी में क्या है, प्राकृतिक भी है, ये वाला नंबर, ये एक टोकरी ये है, एक टोकरी ये है, दो टोकरी डाल दिए, तो अब ये जो बोरी है हमारा वास्तविक संख्या का समूह है। ठीक है, समझ आएगा ना? ठीक है, आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से इतना। हाँ, एक चीज और, अपरिमेय जो अपरिमेय नंबर होते हैं किसमें होते हैं, हमेशा रूट में होते हैं, √2, √5, √6। हाँ, √6 भी अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन √4 अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभी सीखेंगे हम लोग, तो 2 × 2 इसका जोड़ा बन गया ना, 2 × 2 = 4, बाहर निकल जाएगा ये, तो बन जाएगा ये प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या ये है जिनका जो बाहर नहीं निकल सकते, ये बाहर नहीं निकल सकते, बंद है, ये रूट के अंदर बंद है। रूट इनके लिए क्या है, खतरा है, पिंजरा है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या इसमें रूट में रहती है। ठीक है, आप लोग नोट कर इतना लिख लीजिएगा एग्जाम्पल की जगह में। तो भाज्य अभाज्य सह अभाज्य क्या है? भाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनमें किसी न किसी नंबर का भाग चला जाए, भाग चला जाए, है ना। अगर हमारे पास यहाँ पर है 4, है ना, 4 में किसका भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा। ठीक है, 4 में किस नंबर का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा भाग, 1 का भी चला जाएगा, 1 4 जा 4, और 4 का तो चला ही जाएगा, है ना। तो ऐसा नंबर जो किसी न किसी से भाग चला जाए, खुद के अलावा किसी और नंबर से, खुद के अलावा और एक के अलावा, इन दोनों के अलावा किसी अगर अदर नंबर से, किसी तीसरे नंबर से भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए पूरी तरह से,
ठीक, वो हो जाएगा भाज्य। ठीक है, जैसे हो गया हमारा पास 6 है। अगर हम बात करें 11, तो क्या क्या 11 में किसी का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, सिर्फ यही भाग यही रहेगा। इसमें सिर्फ 11 का ही भाग चला जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसे भाग संख्या न बोलकर इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं, इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जिसमें खुद के अलावा, खुद और एक के अलावा किसी तीसरे नंबर से भाग चला जाए, मतलब विभाजित हो जाए। अगर इसका परिभाषा की बात करें तो ऐसा संख्या जो किसी तीसरे नंबर से विभाजित हो जाए, ठीक, पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक, खुद के अलावा, है ना, ऐसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब बात करें अभाज्य, तो अभाज्य ऐसा नंबर जिसके जो किसी तीसरे नंबर से विभाजित ना हो। मान लो हमारे पास है 2 सिर्फ किसके टेबल में आता है? सिर्फ अपने खुद के टेबल में आता है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2। अगर किसी ने पूछ लिया कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताओ, अब देखो इंग्लिश में से बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इंग्लिश भी बता देते हैं हम लोग को। इसे बोलते हैं कंपोजिट, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर, इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, लिख दें, इसे बोलते हैं कंपोजिट, इसे बोलते हैं प्राइम, इसे बोलते हैं को प्राइम। ठीक, इंग्लिश भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या 2, है ना। फिर 4 नहीं, फिर क्या, कौन अगला नंबर आएगा? 3 भी किसी और के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता है। भाग टेबल यानी पहाड़ा, खुद के पहाड़े में आएगा। जैसे अगर 3 बन जाए 3 आएगा, किसी और से भाग नहीं जाएगा 3 में। बात करें अगला 5 भी, 7 भी, 11 भी, है ना, 11 भी, है ना। अगला नंबर कौन सा आएगा? प्राइम नंबर, जिसमें किसी नंबर का भाग ना जाए। तो अगला नंबर आएगा हमारे पास 13, फिर आएगा 17, फिर 18 में किसका भाग चला जाएगा? 2 का चला जाएगा, 2 नंबर 18 होता है। 3 में चला है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 छंग 18 होता है। फिर 6 के फिर पहाड़े में आता है, 36 18 होता है। तो 18 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर, ये हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, है ना, इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, है ना। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं 4 6, फिर अगला इसमें आएगा 8, फिर मतलब बढ़ाते चले जाओ। 8 के बाद आएगा 10, आएगा 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद, है ना, इसमें कंपोजिट नंबर भाज्य वाले में। लेकिन अभाज्य वाले में वही नंबर आएंगे जो खुद के टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल नहीं आते हैं। ठीक, तो 18 नहीं आएगा, 19, 19 सिर्फ खुद के भाग में आते हैं। फिर अगला नंबर है 23, फिर अगला नंबर है, आप लोग बताओ क्या होगा? 24 होगा अभाज्य। 24 किस किस के पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है। ये नहीं होगा, है ना। 23 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 23 तो होगा। 25 नहीं होगा, क्योंकि 25 भी 5 पहाड़ी में आता है। 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, फिर अगला होगा 29 होगा, है ना। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, है ना। कभी कभी आ भी जाता है कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या लिखो। ठीक, क्वेश्चन में 1-2 नंबर का आ जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा। अगला क्या होगा? फिर 31 किसी के पहाड़े में आता तो नहीं है, नहीं आता। फिर 33, गलत, 33 11 को 11 पहाड़े में आवत है, 11 तिया 33, 34 35 36 37, अब 37 आएगा, है ना। किसी से कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये हो गया भाज्य। अब बात करते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य में क्या होता है? 2 नंबर का तुलना करते हैं हम, 2 नंबर्स की। मान लो एक नंबर है 3, एक है 5, 3 और 5 है, ठीक है, 2 नंबर है। अब तुलना करो क्या इन दोनों कोई, अच्छा सुनो, तुलना कैसे करना है? इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 है, 3 1 3 एक कम 3, 1 एक कम 1,
ठीक, तो इसका क्या आया, यहीं तक करो। अब एक कम आ गया ना, एक आ गया तो फिर क्यों करना आगे। 3 एकम 3, 5 का करो, 5 एकम 5। अब हम इनका करेंगे ऐसे, ऐसे लिख दिए देखो, 3 गुणे 1, 5 गुणे 1। ठीक, अब देखो क्या एक इस लाइन में जो नंबर है उस लाइन में क्या नंबर है, वही एक के अलावा सिर्फ एक है। ठीक, तो सहअभाज्य ऐसा नंबर है जिनका अगर हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो सिर्फ एक कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा। ठीक है, एक ही गुणनखंड आएगा कॉमन में। कॉमन में हिंदी क्या बोलते हैं, कॉमन ही समझ आपको समझ आ गया होगा ना, कॉमन। ठीक है, तो एक ही कॉमन आएगा, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक, तो सहअभाज्य ऐसा दो नंबर हैं जिनका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, गुणनखंड, एक ही अभाज्य गुणनखंड आएगा, एक ही अभाज्य गुणनखंड आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप लोग प्राइम कुछ अब बात करें, एक और नंबर ले लेते हैं। अब बात करें 3 और 6 की, क्या चेक करो क्या ये अभाज्य, ये सहअभाज्य नंबर हैं, चेक करो। 3 का अगर हमने किया था तो क्या हुआ था, गुणनखंड, 3 1 जा 3 है ना। अगर हम 6 का करेंगे तो क्या आएगा, 6 का 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई पर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो गुणा बोल देंगे, 2 गुणते 3 गुणते 1। ठीक है, अब देखो इसमें भी जो ऊपर वाला नंबर लाइन में है और नीचे वाले में क्या है, चेक करो। एक के अलावा एक तो है, देखो एक 3 भी है 3 भी है। अब 3 है तो ये जो दोनों नंबर हैं, देखो इसके ये जो अभी हमने क्या बताया था, सहअभाज्य ऐसे दो नंबर हैं जिनका कॉमन या कि कॉमन अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक आएगा कॉमन। ठीक लेकिन यहाँ पर 2 आ रहे हैं, इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2, गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये 3 और 6, लेकिन 3 और 5 अभाज्य संख्या है ना। ठीक है, समझ गया ना। भाज्य क्या है, जिसमें किसी तीसरे नंबर का भाग चला जाए, किसी न किसी पहाड़े में आता हो, है ना, लेकिन ये किसी अभाज्य जो है किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। ये क्या है, 2 ऐसे नंबर जिनका गुणनखंड करें तो कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं मिलेगा हमें एक के अलावा। ठीक, ठीक है, कि परिभाषा लिखाना पड़ेगा परिभाषा लिख सकते हैं ना अपने आप से। अब इतना बोला है, परिभाषा आप ना लिख पाए तो फिर बेकार है, हैं? कैसे आपका 100 में 100 आएगा। ठीक है, लिख लोगे ना। तो बात करते हैं, ये भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य भी हो गया। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इंग्लिश बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अभी बोला था ना, जो तीसरा टॉपिक था क्या था, अंक गणित की, पानी पी सकते हैं, प्यास लगी, प्रमेय। ठीक, पानी थोड़ा सा पी ले, पानी भी गर्म हो गया होगा यहाँ पर रखे रखे। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसमें इस प्रमेय में है क्या चलो ये देखते हैं, लिखते हैं। बहुत सिंपल सा है,
ठीक है। कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या, भी हम लोगों ने पढ़ा है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, तथा यह गुणनखंडन आने वाले अभाज्य के आने वाले क्रम के अद्वितीय है, आने वाले क्रम के अद्वितीय। ठीक, इतना बोला है। अब इसे सीखते हैं। यह हम अपना थ्योरम है, ठीक है, प्रमेय है, अपना 1.1 प्रमेय है, ठीक है ना। इसे यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय नंबर 1.1, ठीक है, ठीक ना। तो ये कह क्या रहा है ये सीखते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान भाषा में कह रहा है कि अगर हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कह रहा है भाज्य संख्या क्या, कोई भी भाज्य संख्या ले ले, हम अभी लेकर देखते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा ना आप लोग को, कोई भी भाज्य संख्या लो। 24 क्या है, भाज्य संख्या है ना, किसी ना किसी टेबल में चला जाता है, ठीक है। तो 24 क्या है, भाज्य संख्या है। अब कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है, चलो छोड़ो, उसके अपने से हम बताते हैं, है ना। कह रहा है अगर हम यहाँ कोई नंबर रखें, यहाँ लास्ट में क्या है 4 है, ये जो नंबर किस नंबर से कट जाएगा, सबसे पहला अभाज्य संख्या। देखो जो ये कह रहा है, इसका कहने मतलब ये है अगर हम इसका फैक्टर करें, इस तरह गुणनखंड करें, गुणनखंड तो आप लोगों ने सीखा होगा ना। अगर आप गुणनखंड करें तो इधर जो नंबर आएंगे इधर, ठीक है, वो आएंगे अभाज्य संख्या आएंगे, ठीक है। जो संख्या आएगा इधर वो क्या आएगा, अभाज्य संख्या आएगा। ये है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अगर हम गुणनखंड करें तो कह रहा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब अगर किसी भाज्य संख्या को गुणनखंड करें तो इधर हमारे पास अभाज्य संख्या आने वाली है। चाहे तो चेक करके देख लो किससे कटेगा ये नंबर, सबसे छोटा नंबर 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना, कटेगा भी 2 से। 2 3 जा 6, ठीक। अब 3 1 जा 3, ये तो हमारे पास नंबर क्या है 2 2 आया, एक और 2 आया, एक और 2 आया, एक 3 आया, एक 1 आया। 1 के बाद तो छोड़ दो, हम इसे गुणनखंड जब करते हैं तो ऐसे गुणा लगा देते हैं, ठीक है, गुणनखंड। इसीलिए हम बोलते हैं गुणनखंड, गुणा है बीच में इसलिए गुणनखंड। खंड कर दिए, इसे हमने अलग अलग कर दिया, 24 को क्या किया, अलग अलग कर दिया, खंड कर दिया, इसलिए बोलते हैं गुणनखंड। अब ये क्या कह रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या, देखो हमारे पास भाज्य संख्या थी, अगर इधर हमने इसका गुणनखंड किया तो क्या आया, अभाज्य संख्याएं आई। देखो दो भी एक अभाज्य संख्या है, ये दो भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी दो, ये जो 3 है ये भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक।
इतना तक, ये जो हमने समझा अभी तक इतना तक समझा। अब ये बोल रहा है, यहाँ से क्या बोल रहा है, कह रहा है यह गुणनखंड आने वाले अभाज्य गुणनखंड के क्रम, जो क्रम के अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब कोई मतलब नहीं है कि चाहे यहाँ पर हम पहले सबसे शुरू तो 3 भी ले रख सकते थे, क्या रख सकते थे 3 भी। अगर हम 3 भी यहाँ पर लेते, सबसे पहले 3 भी यहाँ पर अगर लेते, शुरू में लेते, तब भी यही नंबर आने वाले हैं। देखना 3 लिया, 3 से काटो, 3 चौक 3 अठे 24। अब किसे कटेगा 2 से, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। हमारे पास का नंबर क्या आया 3 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया। देखो आए वही नंबर लेकिन उनका क्रम अलग है, बस हो गया। 3 सबसे पहले पीछे था, अब आगे आ गया, ठीक था, ठीक। इसका कहने मतलब यही है, ठीक है, कि कोई भी नंबर हम लेंगे, अगर किसी भाज्य संख्या को गुणनखंड करेंगे तो इधर क्या नंबर आएंगे, अभाज्य नंबर आएंगे। अभाज्य नंबर क्या होता है, अभी हमने सीखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना, यही नंबर आने वाले हैं इधर। इधर 4, 6, 7, 8 नहीं आने वाले। 7 आएगा, क्या नहीं आने, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा इधर, ठीक। और हम जो हमने बताया, ये जो बोला है क्रम मायने नहीं रखता। हम शुरू में 3 भी ले सकते हैं काटने के लिए। अगर हमारे पास, अगर मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं 50 लेते हैं, ठीक है, 50 हमारे पास एक नंबर है, मान लो 50, ठीक है। तो जो ये 50 है 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, है ना, 2 से कट जाएगा ना, कट जाएगा, भाग चला जाएगा 2 से ना। एक्चुअली में ये भाग ही है, ठीक है। ये क्या है, गुणनखंड क्या है, एक तरह से भाग है। देखो क्या है, गुणनखंड भाग है। देखो इसको हम 50 ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, सिर्फ अंतर इतना है। अंतर और क्या है, देखो 2 दूनी 4, 1 आया, 2 पंचे 10, -0 0। अब इसमें इसकी क्या जरूरत पड़ी, जब इससे काम हो रहा था, जब इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ये गुणनखंड आ रहा था 2। 50 का गुणनखंड एक ही 2 आया, लेकिन इसमें बहुत सारे गुणनखंड एक बार में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ देखो हम 2 ना लेकर 5 से करते, देखो 5 से, एक बार 5 से लेकर करेंगे, एक बार 2 से, 5 कम 5 0। अब किस 2, अभी 5 से कट जाएगा, ये 5 लो या 2 लो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बोला है ना, ये क्रम मायने नहीं रखता। 5 ही लेते हैं, चलो 5 दूना 10, 2 कम 2। देखो 2 to 5 आवा है, 8 2 आवा है। अभी इसमें देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 1 5। देखो 2 5 इसमें भी आए, 1 2 इसमें आया, बस क्रम नीचे है, इसमें 2 5 नीचे आ गया और 2 ऊपर आ गया, इसमें 2 5 ऊपर है, 2 नीचे आ गया, ठीक। तो हमारा थ्योरम आज का खत्म हुआ, ठीक है। एलसीएम एचसीएम हम अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो डेली आपको वीडियो मिलेगी हिंदी मीडियम क्लास की। आप अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, ताकि ये क्या हो, बूस्ट हो, है ना। एक लाइक जरूर करें, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको समझ में आया सर कि नहीं आया, कहाँ दिक्कत थी, है ना। आपको नंबर हमने दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर, है ना। व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 9301976632। एक ग्रुप भी बना दिए हैं, उसका लिंक डाल देंगे इसमें, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो आज के लिए सत श्री अकाल, धन्यवाद, थैंक यू, है ना, राम राम, ठीक, जय हिंद।